पिछली कक्षाओं में हमने रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना से संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3 प्रकार के बंध को जाना। आयनिक बंध के बारे में हमने चर्चा की। आयनिक बंध की परिभाषा आपको मैंने बताया कि आयनिक बंध वह बंध होता है जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इन दोनों के बीच जो बंध बनता है उसे हम वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध से संबंधित एक और बात हमने आपको बताई थी, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जालक ऊर्जा किसी आयनिक यौगिक में 1 मोल अवयवी कण, धनायन और ऋणायन होते हैं आयनिक यौगिक के अवयवी कण, तो 1 मोल धनायन गैसीय अवस्था में और 1 मोल ऋणायन गैसीय अवस्था में जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच जो बंध बनता है और बंध बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं, और इसे हम U से दर्शाते हैं। आयनिक बंध के लिए कुछ चीज़ें विशेष थी। पहला, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होना चाहिए। दूसरा बात था कि उनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर होना चाहिए। और तीसरी बात थी कि इनके आवेशों के बीच विद्युत ऋणात्मकता में भी अंतर बहुत अधिक होगा तो उतना ही मजबूत आयनिक बंध बनता है। अगला हम बढ़ेंगे, आवर्त सारणी में आयनिक बंध की स्थिति क्या है। आवर्त सारणी को अगर हम देखते हैं तो पहला आवर्त जिसमें हमारा समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, जिसको हम क्षार धातु कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आवेश आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2, जिसको हम क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। इनके सारे में अंतिम कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन है और इनके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर अपना ये क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो अपने अंतिम आपका जो 0 ग्रुप होता है इस परिवार, इस आवर्त का जो अंतिम ग्रुप होता है 18वां वर्ग जिसको हम कहते हैं, जिसमें अष्टक होता है, जिसमें पहला सदस्य आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन जो होते हैं इस विन्यास को वो प्राप्त करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है? सबसे कम होती है। विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती है, विद्युत धनात्मकता इस परिवार की सबसे अधिक होती है, और इन दोनों के लिए आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। इसमें आवर्त सारणी में आयनिक बंध सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों में होता है। इस परिवार को जब भी हम आवर्त, आपने संख्या रेखा गणित में पढ़ा होगा, संख्या रेखा कैसे शुरू होता है? -1, 0 से लेकर +1। इस तरफ जो होते हैं वो सारे ऋण विद्युती होते हैं, इस तरफ जो आती है संख्या वो धनात्मक होता है। तो अगर हम अपने आवर्त सारणी को ले, आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग में जो 6 वर्ग है आखिरी का, जिसमें हमारा 13वां से लेकर कहाँ तक होता है ये 18 तक, इसको हम क्या कहते हैं? P ब्लॉक। और शुरू का जो 2 है इसको हम कहते हैं S ब्लॉक, और बीच का जो होता है 10 आपका ये हमारा कहलाता है D ब्लॉक। अगर हम S ब्लॉक की चर्चा करें तो S ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उनमें विशेषता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों इलेक्ट्रॉन देता है? अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपनी अंतिम कक्षा का तो अपने आवर्त का अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है, लुईस ने जैसे कहा था। लेकिन अगर हम P ब्लॉक की बात करते हैं तो B ब्लॉक है, उसमें अंतिम में जैसे 13 के अंतिम में 13 या 13वां वर्ग या तीसरा ये कहते हैं, इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अंतिम में 14 में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 15वें वर्ग में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 16वें वर्ग में 6 इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम में, और 17वें वर्ग में 7 इलेक्ट्रॉन है। और 18वें वर्ग की बात करते हैं तो टोटल इसमें अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू कहाँ जाते हैं? राइट हैंड साइड, लेफ्ट टू राइट हैंड साइड जाते हैं, या हम उसी के बोलते हैं बाएं से दाएं ओर जाते हैं, तो
विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता का मान कम होता है। मैंने अभी एक चीज़ बताया था आपको, -1 संख्या रेखा शुरू होती है तो ऋण से शून्य, शून्य से धन। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पी ब्लॉक की बात करते हैं तो इसमें होता है +3, 3 है तो ये 3 दे सकता है, ये 4 दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये सहसंयोजी बंध बनाता है कार्बन परिवार, याद रखेंगे। नाइट्रोजन परिवार अब देगा नहीं क्योंकि 5-5 देना पड़ेगा उसको, इसलिए वो क्या करेगा, 3 लेगा, माइनस की ओर जा रहा है। तो यहीं से चालू करते हैं, -3, -2, -1, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, -3 संख्या रेखा जा रहा है उल्टा, -3, -2, -1। उसके बाद अगर हम अक्रिय परिवार को लेते हैं तो इसका विद्युत ऋणात्मकता होता है 0, धनात्मकता भी 0, ना ये देता है और ना ही लेता है। उसके बाद आप जस्ट शुरू करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आपका है S1, S2, जिसको हम कौन सा ब्लॉक कहते हैं, कौन सा ब्लॉक कहते हैं, S ब्लॉक। S ब्लॉक के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने शुरू में ही बताया था +1, +2, फिर से +3, +4। तो इस तरह से आपका आवर्त सारणी है, बिल्कुल आपकी संख्या रेखा के समान है। शुरू में ऋणात्मक बोल सकते हो, उसके बाद अक्रिय परिवार को आप शून्य परिवार कह सकते हैं, और जो धन विद्युतीय परिवार है जिसको आप क्षार धातु और किस नाम से जानते हैं, क्षारीय मृदा। तो S ब्लॉक विद्युत धनी है और P ब्लॉक कैसा है, विद्युत ऋणी है। तो सबसे ज़्यादा जो आयनिक यौगिक है इन्हीं के बीच बनता है। अगर हम बात करते हैं D ब्लॉक की तो इसमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है, तो इसके भी कुछ यौगिक है आयनिक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर D ब्लॉक है यह सहसंयोजी यौगिक बनाता है। और सबसे ज़्यादा आप 12वीं में पढ़ोगे इसके बारे में, उपसहसंयोजी यौगिकों का रसायन। तो डी ब्लॉक के तत्वों में सबसे ज़्यादा विशेषता होती है उपसहसंयोजी यौगिक बनाने की। अगला बात करते हैं हम, अगला टॉपिक है आपका परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक का जो अंतिम, नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होती है, उस कक्षा में जो अंतिम कक्षा होती है उसको हम कौन सी कक्षा कहते हैं, संयोजकता कोश या संयोजकता शेल, वैलेंसी सेल, या इसी को हम संयोजकता कोश कहते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता क्या होती है, ज़्यादातर आपके जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या 13वां परिवार, 14 परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, इनके जो सदस्य होते हैं इनमें भी 2 प्रभाव होता है। एक प्रभाव होता है कोर प्रभाव और दूसरा प्रभाव होता है जिसको हम कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसके कारण इन तत्वों में आपका परिवर्ती संयोजकता देखने को मिलता है। उदाहरण जैसे लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, फास्फोरस परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 3। इसकी संयोजकता 2 तरह की हो सकती है। आप आखिरी वाला सेल कौन सा सेल संयोजकता सेल है इसका, तीसरा कक्षा। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें अंतिम कक्ष में, 3 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 5। इसमें ज्यादातर 2 तरह की संयोजकता देखने को मिलता है। फास्फोरस PCl3 भी बनाता है और फास्फोरस PCl5 भी बनाता है। अगर इसके 5 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेंगे तो इसका संयोजकता 5 होगा, +5 होगा। लेकिन अगर अंदर का S कक्षक क्या बनाने में भाग ना ले, बंध बनाने में भाग ना लेता हो, तो इस प्रभाव को हम
कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। प्रश्न आता है आपको परीक्षा में ज़्यादातर, अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं? तो बहुत सारे तत्वों के परमाणुओं के अंतिम जो कोश होते हैं उसमें अंदर के S कक्षक जो होता है वो बांध बनाने में भाग नहीं लेता है। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण देखिए संयोजकता है वो परिवर्तित हो गई। +3 भी देखने को मिलता है और +5 भी देखने को मिलता है। उसी तरह से एक और प्रभाव होता है कोर प्रभाव। ज़्यादातर ये जो कोर का प्रभाव होता है कुछ परमाणुओं में देखने को मिलता है, जिसमें परमाणु में स्वयं कई तरह की संयोजकता देखने को मिलता है। जैसे आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बहुत सारी संयोजकता दर्शाता है, -1, -2, 0, +1, +2, +3, +5 इस तरह की संयोजकता भी देखने को मिलता है। जैसे नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। हंसाने वाली गैस, क्या नाम है इसका? नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं हम? नाइट्रिक ऑक्साइड। इन दोनों में इनका संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता है वो अलग अलग हो गई है। इसके बाद और उदाहरण लेते हैं तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा परिवर्ती संयोजकता किस में पाया जाता है? सबसे मेन मुख्य है डी ब्लॉक के तत्व, इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्ती संयोजकता हमको देखने को मिलता है। उदाहरण जैसे आयरन का लेते हैं, लोहा जिसको आप कहते हो, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s आपका 2। गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 19 20 और ये हो गया आपका 26। आप लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पहली कक्षा ख़त्म हुई तब मैंने डैश लगाया है, उसके बाद दूसरा कक्षा ख़त्म हुआ तब डैश लगाया है, तीसरी कक्षा ख़त्म हुई तब डैश लगाया है। आप लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो क्या करते हो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें बहुत फर्क रहता है। पहली कक्षा अलग है, दूसरी कक्षा अलग है, तो उस चीज़ को आप ध्यान देंगे। पहले के बाद दूसरे में जब कक्षा ख़त्म होती तब आप उसमें डैश लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 कक्षा अंतिम है, एस चौथा कक्षा भी अधूरा है और चौथे से पहला तीसरा कक्षा भी, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, तो 2 कक्षा क्या है इसमें अधूरे हैं। तो इसके कारण संयोजकता होगी। मान लो अगर हम Fe2+ लिखें यहाँ पे तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? भरने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन तो डी में भरता है, याद रखेंगे आप, लेकिन निकलता कहाँ से है? एस से निकलता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरता है लेकिन निकलता कहाँ से है? एस से। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका 2+ है, तो कहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन? 4s 0। अगर मैं इसको हम फेरस कहते हैं, और अगर हम इसको 3+ कर दें तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? अब 6 में से कितने हो जाएंगे? 5। हमेशा याद रखना आधा भरा है डी में 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5 है इसमें, तो ये आधा भरा है। हमेशा याद रखिएगा आधा भरा कक्षक या पूरा भरा कक्षक स्थायी होता है, तो कोई भी आयरन हमेशा फेरस नहीं होता। जैसे मैं अभी पानी में यहाँ के आयरन होगा तो मैं उसको लाऊंगी तो उसमें फेरस अवस्था में तुरंत उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और वो किस अवस्था में बदल जाता है? कौन सी अवस्था में बदल जाता है?
फेरिक अवस्था में, ये फेरस और ये फेरिक, क्योंकि ये अवस्था ज़्यादा स्थायी है क्योंकि इसमें डी में आधे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इस तरह से परिवर्तित संयोजकता भी देखने को मिलता है और परिवर्तित संयोजकता के कारण हमको कई तरह के आयनिक यौगिक भी देखने को मिलते हैं। अगला हम टॉपिक लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के बारे में सबसे मुख्य बात ये होता है कि इसका बंध सबसे मजबूत बंध होता है। जितने भी और बंध पढ़े हो उसमें सबसे मजबूत बंध आपका आयनिक बंध है। तो जो मजबूत है मतलब वो क्रिस्टलीय संरचना दर्शाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके गुण पढ़ रहे हैं, आयनिक यौगिक के गुण। आयनिक यौगिक के गुण। पहला है इसमें क्रिस्टलीय संरचना। कौन सी संरचना, क्रिस्टलीय संरचना। अब क्रिस्टलीय संरचना किसको कहते हैं, पानी में क्रिस्टलीय संरचना होती है क्या, पानी में क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। हमेशा याद रखेंगे ठोस अवस्था में ही क्रिस्टलीय संरचना देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ और समझ आ गया होगा कि आयनिक यौगिक जो मिलते हैं ज़्यादातर कौन सी अवस्था में मिलते हैं, ठोस अवस्था में मिलते हैं। जैसे आपका नमक है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। कांच की बात करते हैं, वो भी ठोस है लेकिन वो कौन सा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठोस भी दो तरह का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस संरचना, जैसे उदाहरण हम किसका लेते हैं, NaCl। क्रिस्टलीय क्या होता है, क्रिस्टल क्या बोलते हैं, किसको क्रिस्टल बोलते हैं, तो याद रखना क्रिस्टल उसे कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं। जी हमारा आकाश कौन सा आकाश है, ये त्रिविम कैसा है, 3 डायरेक्शन होता है कि नहीं, इसमें कौन कौन सा डायरेक्शन है, मान लो ये आपका x है, ये y डायरेक्शन है और ये दिशा, 3 दिशा है। हमारा जो स्पेस है अंतरिक्ष वो त्रिविमीय है, x, y और z। तो x, y, z डायरेक्शन में अगर NaCl के प्रत्येक धनायन और ऋण आयन की स्थिति निश्चित होती है, निश्चित व्यवस्था होती है, तो उस व्यवस्था को हम कौन सी व्यवस्था कहते हैं, क्रिस्टलीय व्यवस्था। और उस ठोस को हम कौन सा ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। NaCl की अगर आपको संरचना बनाने के लिए कहा जाता है तो FCC स्ट्रक्चर पाया जाता है, फलक केंद्रीय घनीय संरचना। कैसे बनाएंगे, घन बनाना आपको आता होगा, कैसे बनाते हैं घन, ये आपका बन गया घन। इस घन के 6 फेस होते हैं, फलक। कितने फलक होते हैं, 6। जैसे मेरे पास एक चाक का डब्बा रखा है, अभी देखिए आप, ये भी एक घनी संरचना है, इसमें 6 फलक है, 1 2 3 4 5 और ये पीछे नीचे वाला 6। कितने फलक हुए इसमें, 6। फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ पहला फलक। चलिए आप भी देखते जाओ, ये ऐसा है, 1 ये संरचना हुई, 2 ये फलक हुआ, 3 ये वाला, 4 और मैंने जब शुरुआत किया था तो याद कीजिए ये कैसा बनाया था शुरू में, तो ये चौथा है और ये इसके पीछे बनाया था, तो ये कितना हुआ, ये वाला। कितने फलक हुए टोटल, कितने फलक हुए, 1 2 3 4। मान लीजिए हम ये वाला को 5 लेते हैं और ये पीछे वाला क्या है, 6। अब इस 6 फलक के 6 कोने हैं, देखिए ध्यान से, 6 फलक हैं। इस फलक के प्रत्येक फलक में 1 2 3 4 कोने, 4 नीचे होंगे, टोटल कितने कोने होंगे, 8 कोने। 1 2 3 4 5
6, 7 और ये 8। तो जब हम NaCl का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले क्लोराइड आयन को लिए और दूसरा हमने लिया किसको, सोडियम आयन को। क्लोराइड आयन को मैं खाली गोले के रूप में दर्शा रही हूँ। हमेशा याद रखना ऋण आयन बड़ा होता है और धन आयन छोटा होता है। तो ऋण आयन मेन क्रिस्टल का बाहरी भाग बनाता है और धन आयन बीच बीच में जाके रिक्तियों में फंसता है। तो 8 पहले डालते हैं हम। FCC स्ट्रक्चर है इसका, फलक केंद्रीय घनी संरचना। 1 गिनते जाइए, 2, 3 क्लोराइड, 4, 5, 6 और ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 8। अब FCC है, इसका आगे का संरचना और बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे देखिए, मैंने इसको 2 भाग में बांट दिया है। यहाँ से ये और ये ऐसा। इस भाग को ऊपर को यहाँ से मिलाइए, नीचे को इसके नीचे से मिलाइए, इसको आप इधर से मिलाइए और ये वाली संरचना को आप यहाँ से। 1, 2, 3। इसका जो बीच बीच का भाग है, ये 2 क्या है, ये दोनों क्या है, क्लोराइड है। इसके बीच में कौन आएगा, सोडियम। ये दोनों कौन है, क्लोराइड। तो इसके बीच में भी क्या आएगा, सोडियम। इसको मैं यहाँ से जोड़ी हूँ बीच से, देखिए ये दोनों क्या है, क्लोराइड। तो इसके बीच में भी क्या आएगा, सोडियम। ये दोनों क्या हैं, क्लोराइड, इसके बीच में सोडियम, फिर इन दोनों के बीच में सोडियम। अब बोलो ये 4 धन आयन है, तो ये बीच में कौन आएगा, क्या आएगा बीच में, ऋण आयन। धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन। तो यहाँ ऋण, ये धन और धन है तो बीच में क्या आएगा, ऋण। तो इस तरह से आपका पूरा संरचना में यहाँ से भी आप लोग इसको भी बांटते हैं हम। ये 2 कैसे हैं, ऋण, तो बीच का क्या आएगा, धन। ये आपका बीच का आएगा फिर से धन, ये भी धन, ये भी धन, तो ये क्या आ गया, ऋण। ये देखिए यहाँ पे ये आपका है धन, तो ये भी होगा धन। यहाँ पे भी धन है तो ये भी क्या होगा, धन। इसको बीच से ऐसे कर दीजिए और इसको यहाँ से जोड़ो तो ये बीच में आएगा आपका सबसे फिर से धन। तो इस तरह से ये संरचना आपकी बनती है। इस स्ट्रक्चर में ध्यान देना, 2 ऋण के बीच में जो खाली जगह होता है उसमें हमेशा कौन रहता है, धनायन रहता है। आपकी पुस्तक में NaCl की संरचना दी गई है और यही धन और ऋण के बीच में जो बंध पाया जाता है उस बंध को हम कौन सा बंध कहते हैं, आयनिक। ये स्ट्रक्चर फलक केंद्रीय है और प्रत्येक आयन का जगह निश्चित है, कोई भी आयन अपनी जगह से नहीं बदलेगा। आगे लेते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट, इसका क्रिस्टलीय संरचना के बाद दूसरा भाग होता है, इसमें उच्च गलनांक और क्वथनांक पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका उच्च गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वो पिघलता है। पिघलता है तो कौन सी अवस्था में आता है, द्रव अवस्था। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था को प्राप्त करता है वह ताप उसका गलनांक, इंग्लिश में इसी को मेल्टिंग पॉइंट MP कहा जाता है। उसके बाद हो गया 50 मिनट। अगला टाइप है इसका उच्च गलनांक। आयनिक यौगिक का दूसरा गुण होता है उच्च गलनांक और क्वथनांक। गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक का मतलब है कोई भी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वो पिघलता है और द्रव अवस्था को ग्रहण करता है, उसी ताप को हम उसका गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक
जिस पर उसका ताप वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप पर वह पदार्थ है वो उबलने लगता है। यहाँ पे इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों क्या होते हैं, उच्च अवस्था में होते हैं, क्योंकि इनमें जो बंध होता है बहुत मजबूत होता है। तो इसके बंध को अगर हमको तोड़ना है, चाहे ठोस को हम द्रव में बदले या द्रव को किस अवस्था में बदले, गैस अवस्था में, तो हमको उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसलिए इसका गलनांक भी बढ़ जाएगा और इसका क्वथनांक भी अधिक हो जाएगा। अगला इसकी जो इसमें गुण पाया जाता है आयनिक यौगिक में, वह गुण होता है अदैशिक होता है। अदैशिक होने का मतलब होता है इसके भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं वो बदलते नहीं हैं, और इसमें अदैशिकता का गुण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें स्थान समवायता हमको देखने को नहीं मिलता है। अगला है इसमें विद्युत चालकता देखने को मिलती है। अगर मैं आपको ठोस नमक को दूं और उसमें करंट लगाओ बोलूं तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी ठोस क्रिस्टलीय अवस्था में होता है तो विपरीत आयन एक दूसरे को प्रबल रूप से बांध के रखते हैं, और उस कंडीशन में उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन अगर बरसात के दिन में देखें तो नमक थोड़ा सा पिघल जाता है, या फिर अगर हम नमक को पानी में घोलते हैं तो भी वो पिघल जाता है। तो जब विलयन अवस्था में होता है नमक, या पिघली हुई अवस्था में रहता है, तो वह विद्युत का चालन करता है। विद्युत चालकता केवल ठोस अवस्था में ये चालकता नहीं दर्शाते हैं, पिघली हुई अवस्था या विलयन अवस्था में आयनिक यौगिकों में विद्युत का चालन करने की क्षमता पाई जाती है। अगला है आयनिक यौगिकों में एक और गुण होता है, आयनिक क्रियाओं में ये भाग लेते हैं, आयनिक क्रिया को करते हैं। आप लोगों ने कक्षा 10वीं में एक क्रिया पढ़ी होगी, तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया में उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट, चांदी का नाइट्रेट है, इसमें धन है और इसमें ऋण है, इसमें अगर आप नमक को डालते हैं, नमक में भी धन और ऋण होता है, आयनिक यौगिक है दोनों, तो दोनों के बीच क्रिया होगी। धन आयन इसके ऋण आयन को खींचेगा, ऋण आयन इसके धन आयन को खींचता है, और बनता है सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप तुरंत बनता है, और बनता है आपका सोडियम नाइट्रेट। इस क्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ये तो तीव्र अभिक्रिया तुरंत हो गई, चूंकि ये आयनों के कारण संपन्न हुई है, इसलिए इस क्रिया का और नाम है आयनिक क्रिया। ये धन आयन विपरीत ऋण आयन को खींच लिया, और ये ऋण आयन विपरीत धन आयन को खींचा, और तुरंत क्रिया। याद रखिएगा, आयनिक क्रियाएं बहुत जल्दी संपन्न होती है, किसकी तुलना में? सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में। अगला लेते हैं, इसमें एक और भाग इसका गुण होता है, कठोर होते हैं ये। आयनिक यौगिकों में कठोरता पाई जाती है, और कौन सा गुण पाया जाता है? भंगुरता। भंगुरता मतलब जैसे आप तोड़ेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उसका हम चादर, पतला चादर, जैसे लोहा सोना का बना लेते हैं पतला चादर, उस तरह का चादर इसमें नहीं बनता, ये टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है और कठोरता का गुण भी पाया जाता है। इसमें मेन आपकी पुस्तक में एक पॉइंट दिया है, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। आवेश में वृद्धि और आयनों के बीच की दूरी में कमी कठोरता को क्या करती है? बढ़ाती है। फिर से, आवेश में वृद्धि और आयनों के बीच की जो दूरी होती है वो कठोरता को क्या करती है? बढ़ाती है। उसी तरह से हमने बोला कि जालक ऊर्जा बहुत मजबूत बंध होता है, तब जालक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, तो जालक ऊर्जा में वृद्धि भी कठोरता को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। अगला मुख्य
इसका आयनिक यौगिकों का एक मुख्य और गुण होता है जिसको हम 7वां पॉइंट ले सकते हैं, विलेयता। आयनिक यौगिक कौन से यौगिक होते हैं? आयन वाले होते हैं, धन आयन, और किसके बने होते हैं? ऋण आयन के। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। तो हम बोल रहे हैं विलेयता की बात कर रहे हैं। विलेयता, विलयन किसको बोलते हैं? एक जिसको हम घोलते हैं वो विलेय होता है, और जिसमें घुलता है वो क्या होता है? विलायक। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। जब विलयन जब बनता है उस समय एक ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं विलायकन ऊर्जा। बात करते हैं हम विलेयता की। विलेयता किसमें विलेय होते हैं? तो हमने अभी बोला समान समान को घोलता है। तो आयनिक यौगिक, आयनिक है मतलब ध्रुवी है, तो ध्रुवी है वो ध्रुवी को घोलेगा। मतलब उदाहरण लेते हैं पानी। मेरे पास क्या है? NaCl है। NaCl किस में बटा है? Na+ और Cl- में। मैं इसके लिए दो विलायक चुनती हूँ। पहला मैं चुनती हूँ बेंजीन और दूसरा मैं चुनती हूँ पानी। बेंजीन जो होता है, बेंजीन कैसा नेचर का होता है? अध्रुवी, कहीं यहाँ धन ऋण नहीं होता, ठीक है। और पानी की बात करते हैं तो पानी में हाइड्रोजन धनावेशित होता है और ऑक्सीजन ऋणावेशित। आप बताइए NaCl इसमें घुलेगा कि इसमें घुलेगा? किस में घुलेगा? पानी में घुलेगा, क्योंकि समान समान को घुलता है। ये भी ध्रुवी है और ये भी ध्रुवी है। कैसे घुलता है? जैसे हमने पानी को लिया, पानी में कौन से अणु होते हैं? H और O2, ऑक्सीजन, H2O। H वाला भाग को मैंने प्लस बोला, ऑक्सीजन वाले भाग को मैंने माइनस बोला। मान लीजिए मैंने सोडियम को डाला इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड को, तो Na+ और किस में बदल गया वो? Cl- में। पानी के अणु हमेशा याद रखना, हमने जब नमक को पानी में डाला या किसी भी ध्रुवी विलायक में ध्रुवी आयनिक यौगिक को डाला तो धन आयन जो है उसको पानी के ऋण आयन मतलब ऑक्सीजन तरफ से उसको घेर लिया जाता है। सोडियम किससे घिर गया? पानी के ऋण भाग से। और क्लोराइड किससे घिर जाएगा? पानी के धन भाग से। इस तरह से पानी ने किसको घोल लिया अपने में? पानी ने अपने में किसको घोल लिया? नमक को या NaCl को। पानी है, इसमें एक विशेषता और होती है, इसका परावैद्युतांक या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 80 होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक क्या है? तो कोई भी विलायक में एक गुण होता है, विलायक मतलब जो घोलता है, ठीक है। विलायक में एक गुण होता है कि जब उसमें विलेय डालते हैं तो विलेय के बंध को वो तोड़ता है, ठीक है। जिस विलायक का गुण तोड़ने का ज़्यादा होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही अधिक होता है। पानी सबसे अच्छा विलायक है, बहुत सारे ध्रुवी को भी घोल लेता है और अध्रुवी को भी घोल लेता है। इसका कारण ही यही है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक है। वह विपरीत आयनों को घेर कर आयनिक यौगिक को अपने में पूर्ण रूप से घोल लेता है। अब यहाँ पे घोलने पर धन को ऋण साइड ने घेर लिया, ऋण को धन पानी के घेर लिया। तो इसमें आप देखिए आयन और विलायक के बीच एक बंध बन रहा है और इस बंध को कारण बंध बनने के कारण एक ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा को याद रखेंगे, कौन सी ऊर्जा कहते हैं? विलायकन। क्या कहते हैं उसको? विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा क्या है बोले? तो
तो कोई भी विलेय को जब किसी विलायक में डाला जाता है तो विलायक और विलेय के बीच अपना एक बंध स्थापित होता है। उस समय एक ऊर्जा मुक्त होती है बंध बनने में और उस ऊर्जा को हम बोलते हैं विलायकन ऊर्जा। किसी भी विलयन में विलयन जब बनता है तो विलेय विलायक में कब घुलेगा, याद रखेंगे, जब विलायकन ऊर्जा का मान अधिक हो, मतलब विलायक विलेय के साथ अच्छा बंध बनाता हो, तभी वह विलायक में वह विलेय आसानी से घुलता है। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विलायकन ऊर्जा। चूंकि मैंने यहाँ पे विलायक किसको बोला है, अभी जल को बोला है क्या, तो इस ऊर्जा को अगर हम विलायक जल ले रहे हैं तो इसको हम जलयोजन ऊर्जा भी कह सकते हैं। याद रखेंगे, जलयोजन ऊर्जा अलग कोई चीज नहीं है। विलायक अगर जल है, विलायक अगर जल है तो उसको हम विलायकन ऊर्जा ना कह के क्या कहते हैं, जलयोजन ऊर्जा। ठीक है, अभी हमने जालक ऊर्जा पढ़ा तो यौगिक जो होता है, आयनिक यौगिक, वो मजबूत कब होता है, जब उसकी जालक ऊर्जा अधिक है। अगर किसी विलायक में मैं किसको डाल रही हूँ, आयनिक यौगिक को, फिर से सुनते हैं, मैंने विलायक को लिया और उसमें आयनिक यौगिक को डाला, डालने पर विलायकन ऊर्जा कम हो गई और आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा अधिक है। तो याद रखेंगे, अगर जालक ऊर्जा विलायकन ऊर्जा से अधिक है तो वह यौगिक विलायक में नहीं घुलेगा। तो किसी यौगिक को विलायक में घुलने के लिए दो चीज होना जरूरी है, उसकी विलायकन ऊर्जा अधिक हो और उसकी जालक ऊर्जा का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कुछ यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक, वो जल में नहीं घुलते हैं, तो आप क्या कारण लिखोगे उसका, कुछ आयनिक यौगिक जल में नहीं घुलते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, उनकी जालक ऊर्जा अधिक होती है और उसकी विलायकन ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वह पदार्थ या आयनिक यौगिक किस में नहीं घुलता है, पानी में या किसी विलायक में नहीं घुलता है। इसी में से आपका कुछ पॉइंट दिया है, कुछ आयनिक यौगिकों की अविलेयता का क्या कारण है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, प्रश्न आता है, सुन लीजिए ध्यान से। बेरियम सल्फेट, ध्यान से सुनिएगा, बेरियम सल्फेट जल में घुलता है कि नहीं घुलता, फिर से बेरियम सल्फेट जल में अघुलनशील है, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट घुलता है। दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों का सूत्र लिखते हैं। चलिए, पहला हमने लिखा कौन सा, बेरियम सल्फेट, और दूसरा हमने क्या लिखा है, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका भी दो चार्ज है, इसमें भी 2 प्लस है, इसका 2 माइनस है और इसमें 2 प्लस है। पुस्तक में देखिए आपके क्या लिखा है, कौन घुलता है, बेरियम सल्फेट है वह कैसा होता है, अविलेय होता है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, घुल जाता है। इसका कारण अगर आपको पूछा जाए तो बेरियम और सल्फेट दोनों बड़े हैं, बेरियम का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है, सबको मालूम होगा, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो बेरियम बड़ा होगा और मैग्नीशियम कैसा होगा, छोटा। बेरियम सल्फेट है, इसके उच्च आवेश और लगभग बराबर आवेश के कारण इसका जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और विलायकन ऊर्जा का मान इसमें कम होता है, इसलिए यह क्या होता है, जल में अविलेय रहता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, इसमें आपका मैग्नीशियम का आकार छोटा है, मैग्नीशियम का आकार कैसा है, छोटा है, इस कारण यह जालक ऊर्जा पर क्या कर लेता है, काबू पा लेता है, मतलब इस अपने जालक ऊर्जा को ये कम कर लेता है और इसका विलायकन ऊर्जा अधिक हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट है वो जल में आसानी से घुलता है। इसी में से एक और पॉइंट है,
कि अगर इन लोगों आयनिक यौगिक को अगर हम पानी में ना घोल के किसी टालुइन में, बेंजीन में, अभी थोड़ी देर पहले बताया अध्रुवी में घोलते हैं तो ये नहीं घुलेंगे, क्योंकि इनमें धन आयन और ऋण आयन विपरीत अलग अलग दिशा में नहीं जाएंगे और इनकी विलायकन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जालक ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। इसलिए ये क्या नहीं होते, अध्रुवी विलायक में आयनिक यौगिक घुलते नहीं हैं। धन्यवाद।